नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी किस दिन हमारा टेस्ट होने वाला है, सब्जेक्टिव टेस्ट। प्यारे बच्चों, लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए थे। यानी कि जब हम लोग आपको चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, वहीं पर हम आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते जा रहे थे। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और प्यारे बच्चों, थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा आपको जोश कम दिखेगा, पर हम लोग चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों से वादा किया था बच्चों कि मैं आप सभी का नोट्स पूरा कर दूंगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि प्यारे बच्चों, हमारा नोट्स का जो काम है वो लगभग पूरा समाप्त हो गया है। अभी इस क्लास के बाद आपको और 2-3 चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा एसएसटी के हर सेक्शन में 2-2 चैप्टर करके हुआ है। बोलो हाँ या ना। आज प्यारे बच्चों, एसएसटी के हर सेक्शन में 2-2 चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा। आपको पता है कि बायोलॉजी में 4 चैप्टर हुए हैं, चारों चैप्टर का नोट्स पूरा मिल चुका है। दूसरा बच्चों, केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर हो रहा है, पहला दे दिया गया है और तीसरा आज दिया जाएगा, और दूसरा कल प्यारे बच्चों ना, दूसरा चैप्टर कल मिलेगा। चौथे में बात करते हैं बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स में 3 चैप्टर हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि आज प्यारे बच्चों 1 और 2 चैप्टर आपको दिया जाए, और आपको तीसरा भी, है ना। यानी कि हम किसी भी हाल में आपको नोट्स को लेकर के 2 दिन के अंदर हम पूरा नोट्स हम आपको कवर कर देंगे। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन पर एक प्रॉब्लम आ गई है ना। ऐप पर प्रॉब्लम हो गई है कि सभी बच्चों का ये जो लॉगिन था वो हट गया है। ऐप से प्यारे बच्चों लॉगिन हट गया है। ये प्यारे बच्चों ऐसा कहा जा रहा है किसी अपडेट की वजह से ऐसा हुआ है, किसी अपडेट की वजह से ऐसा हुआ है, अपडेट्स की वजह से ऐसा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं यही कहूंगा, प्लीज प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें। जितने भी प्यारे बच्चे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूं आपसे, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको मैं जो भी प्यारे बच्चों वो मैं आपको आपके लिए जो भी नोट्स डाल रहा हूं, क्या वो आपको मिल पा रहा है? एक बार मुझे बता दें। जो लोग प्यारे बच्चों मतलब अपना बहुमूल्य पैसा दे करके बैच परचेज किए हैं, आपने नोट्स के लिए हमें पैसा दिया है, तो बच्चों क्या आप सभी को टाइम टाइम पर नोट्स मिल रहा है? जल्दी बताइए कि हाँ गुरुजी, हमें नोट्स मिल रहा है। जो भी नोट्स आप दे रहे हैं हमें मिल रहा है। जल्दी से फटाफट से बहुत तेजी में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है गुरुजी, मेरा ऐप नहीं खुल रहा है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मेरा खुद का ऐप नहीं खुल रहा था कल रात में 2 बजे। ठीक है, मैं 4 बजे तक मैं लगभग नोट्स लिख रहा था रात को, तो 2 बजे खुद मेरा ऐप नहीं खुल रहा था। जल्दी बताओ। यस गुरुजी, यस यस यस। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो ध्यान से, पहले जो मुझसे गलती हुई वो तो अलग बात है कि मैं स्टार्टिंग में बहुत इधर उधर चला गया, बिजी रहा, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं हर चीज मैनेज कर लेता हूं, और अभी मैं आप लोगों के साथ हूं। तो प्लीज आप सभी लोगों को देखिए, अभी क्या क्या और नोट्स देना बाकी है। गुरुजी पता है, आपने सर इंग्लिश का नोट्स नहीं दिया है। इंग्लिश के 2 चैप्टर की पढ़ाई हो गई है, ना तो आप इसका नोट्स दे रहे हो गुरुजी, ना तो इसकी क्लास हो रही है। तो पहले बच्चों, आज इसकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। दूसरी बात है बच्चों, इसका भी नोट्स आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। दूसरी बात, हिंदी व्याकरण के प्यारे बच्चों कितने चैप्टर हुए? हिंदी व्याकरण के गुरुजी 1 ही चैप्टर हुए हैं, वर्ण प्रक्रम ना। 1 नहीं 2 कह सकते हैं। एक जहां भाषा के बारे में बताया है, दूसरा चैप्टर कह सकते हैं बच्चों जहां वर्ण के बारे में पढ़ाया है, और तीसरा हमारा संधि चल रहा है। तो इसका भी नोट्स बहुत जल्दी मिल जाएगा। यानी अब कुछ दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आपकी क्लास होगी तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा, है ना। बस आप लोग वादा कीजिए बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे। वादा कीजिए। हाँ सर, हम लोग, है ना, हम लोग वादा करते हैं कि सर हम लोग पढ़ाई मन से करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से 100% मैं आपको दूंगा। मैं आपके लिए अपना पूरा समय दे दूंगा। बस आप लोग वादा करो कि सर हम लोग मन से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? यस गुरुजी, यस। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इस क्लास को आप सभी लोग प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा शेयर हो सकता है। जैसे ही जितने बच्चे जुड़े हैं, कम से कम इतने और बच्चे जुड़ने चाहिए। तो हर दोस्त के पास एक बार बहुत तेजी में इस क्लास को शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, चाहे स्टेटस में हो। प्यारे बच्चों चलिए जल्दी से फटाफट बहुत तेजी से आप सभी लोग शेयर करें, है ना। हो सकता है आपका 10 सेकंड का शेयर किसी दूसरे बच्चे को इस चैनल पर ला ले, और वो भी बच्चा पढ़ के अच्छा नंबर ला सके बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। कर दिया आपने शेयर? जल्दी बताओ। यस सर। आज क्या होने वाला है बताओ? आज गुरुजी, आज होने वाला है सब्जेक्टिव, है ना। आज होने वाला सब्जेक्टिव। मैं प्यारे बच्चों मैं आपको
इस चैप्टर में कितना परसेंट पढ़ाया? तो आप कहेंगे गुरुजी इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, और इस चैप्टर में आपने हमें पढ़ाया है 95% टॉपिक। कितना पढ़ाया बताओ, कितना पढ़ाया सर? 95% टॉपिक आपने पढ़ा है, 5% टॉपिक आपने छोड़ा है, जिसका नाम है बच्चों धातु का निष्कर्षण, है ना, धातु का निष्कर्षण मैंने छोड़ा है बच्चों। एक चीज मैं बताऊं आपको बच्चों, मैं हर चीज को ना खुद से लिख कर पढ़ाता हूं, हर चीज को मैं लिख के पढ़ाता हूं। तो सॉरी बच्चों, मैं अभी तक इस टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूं, और बिना पढ़े मैं नहीं पढ़ाता बच्चों। तो मैं इस टॉपिक को जब पढ़ूंगा, तब जब भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगा कि धातु का निष्कर्षण कैसे हुआ है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो हो सकता है, अगर कभी पेपर में पूछा जाए धातु के निष्कर्षण के बारे में, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों एक चीज को लेकर आप लोग बहुत डरते हैं, गुरुजी हमारी जो हिंदी की बुक है क्या आप इसको फिर से पढ़ाओगे? हमारी संस्कृत की बुक, बच्चों देखो ये सब चीज जो है ना, ये बहुत कम टाइम लेती है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कम टाइम लेती है। अगर मैं एक भी एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं ना, तो 1 महीने के अंदर सब पढ़ा दूंगा। तो बच्चों कभी इस पर फोकस मत करना। पहले ये बताओ, क्या मेरे ऊपर बिलीव करते हो, है ना, बिलीव करते हो बच्चों कि नहीं संजय सर जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं? अगर बिलीव मेरे ऊपर करते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। हम प्यारे बच्चों किसी भी हाल में आपका बुरा नहीं सोच सकते, मैं आपका बुरा नहीं सोच सकता हूं बच्चों। मैं रात मतलब समझ रहे हो आप, हमेशा मैं जो भी शुक्रवार के बाद में पूरा टाइम बेस्ट टाइपिंग पर दिया हूं। मैं अपना नोट्स बच्चों खुद से लिखता हूं। आपको मतलब आपको ऐसा लगता होगा अगर मैं किसी दूसरे टाइपिस्ट से लिखाऊंगा तो नोट्स तो बनेगा पर मेरे मन के लायक नहीं बनेगा। तो आप धातु धातु वाला चैप्टर नोट्स देखना बच्चों, देख करके आप बोलोगे सर जो मैंने बोला है, यानी जो भाषा मैंने बोला है, जो मैंने बोला है पढ़ाते समय, जो मैंने पढ़ाते समय बोला है वही नोट्स में लिखा है बच्चों, है ना, वही नोट्स में लिखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो बच्चों, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो आज क्या होने वाला जल्दी बताओ, बहुत टाइम है ना, टाइम कम है, और एक नया चैप्टर मैथ में मुझे शुरू भी करना है, न्यू चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति शुरू होने वाला है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति प्यारे बच्चों मैथ में शुरू होने वाला है। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों जल्दी बताओ? गुरुजी क्वेश्चन आंसर। सब लोग क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे हैं एक साथ सब लोग क्लास को लाइक कर लेंगे। और आइए अब अभी से लेकर के 60 मिनट तक बिना कुछ सोचे एकदम आराम से शांति मन से क्लास कीजिए। चलो बच्चों, पता नहीं हाँ दर्द है ना, पूरा मन से 60 मिनट तक क्लास कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग सभी क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना, हम लोग सभी चीज को पहले देख चुके हैं। बस ये देखना है, सिर्फ आप बताना कि हाँ ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो बनेगा या नहीं बनेगा। समझ गए? बोलो हाँ या ना। यस सर। आइए तो आज का मोटिवेशन सुनना मेरे बच्चे, मोटिवेशन सुनना बहुत सुकून से। कहते हैं कि अपने, ध्यान देना क्या लिखा गया है, कि अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का भी समय ना हो, चिंता करने का समय नहीं हो, अपने आप को बिजी करो बच्चों। पता इतनी मतलब इतना बिजी मैं हो गया हूं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं बच्चों 15 अगस्त के दिन घर गया था, 16 तारीख को मैं घर से वापस आया हूं सुबह सुबह, और अभी तक प्यारे बच्चों मैं अपनी मम्मी को भी कॉल नहीं कर पाया हूं। आप सोचो इतना बिजी आपको होना है अपने जिंदगी में, अपने काम को लेकर इतना बिजी होना है कि प्यारे बच्चों चिंता करने का समय ना मिले। ये तो गलत बात है, मैंने मम्मी को फोन नहीं किया, आज करूंगा बच्चों क्लास से निकल कर। ठीक है, तो अपने आप को क्या करना है बताओ, बिजी करना है। अगर जिंदगी को प्यारे बच्चों, अगर जिंदगी को आने वाले भविष्य को बनाना है इजी, तो खुद को कर लो, बोलो बच्चों, बिजी। वो भी किस में? स्टडी में, स्टडी में, स्टडी में, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अपने आप को बिजी कर लो, बिजी कर लो, बिजी कर लो। चलो चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, धातु किसे कहते हैं। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं। मैंने क्या बोला, धातु की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन उसके गुण के अनुसार से आप बता सकते हो धातु किसे कहते हैं। वह तत्व जो, देखो कॉन्सेप्ट के समय मैं खुद से लिखता हूं, अभी लिखूंगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा ज्यादा। वह तत्व जो ऊष्मा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। कितने बच्चे लिख पाएंगे? कमेंट बॉक्स में यस लिख दे, कोई लिख देगा। इसकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, आप दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हो उन्हें धातु कहते हैं।
ठीक है ना। वैसे तत्व जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में है ना, जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे धातु कहते हैं। इसका कोई फिक्स परिभाषा नहीं है। तो मेरे बच्चे वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये सब धातु है। यस गुरुजी, बढ़ जाइए आगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, अधातु किसे कहते हैं? तो पेपर में लिखना है कि वैसे तत्व या वह तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख पाओगे? गुरुजी क्या पूछता है अधातु किसे कहते हैं? नहीं पूछता है। अगर कभी गलती से, है ना, क्या बोला, गलती से भी पूछ ले तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। यस लिख दो, लिख दोगे? हाँ सर, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है गुरुजी, ये तो बहुत आसानी से हो जाओ। इसके बाद में आता है बच्चों उपधातु। उपधातु का क्या मतलब होता है? वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं उसे उपधातु कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों याद है ना, कभी कभी वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे पर कभी कभी हीट होने पर वो विद्युत का चालन कर देंगे। तो कहते हैं भैया तुम्हारे अंदर तो दोनों गुण हैं। समझ रहे मेरी बात को? यानी ऐसे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो हम उसे उपधातु कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसे, है ना, इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे? यस सर, यस सर, लिख पाएंगे, लिख पाएंगे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं। सिलिकॉन का प्रयोग बच्चों सोलर सेल में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सोलर सेल में प्रयोग कैसा करते हैं? तो सिलिकॉन का करते हैं। यहां तक कवर हो गया, आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, आइए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि धातु के भौतिक गुण को लिखें। मैंने कितने भौतिक गुण आपको पढ़ाए हैं? सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। धातु के भौतिक गुणों को लिखें। बच्चों मैंने कितने भौतिक गुण पढ़ाए थे आपको? जल्दी बता दो। गुरुजी आपने पढ़ाए थे 11 भौतिक गुण। 11 बच्चों, ठीक है? 11 बोल लोगे? सर आराम से बोल लेंगे। सर धातु में सामान्यतः कठोर होती हैं, धातु में चमकीली होती हैं, धातु में आघात वर्धनीय होती हैं, धातुओं के पतले तार यानी खींचे जा सकते हैं अर्थात धातु में तन्य होती हैं, धातु में विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातुओं के बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं का गलनांक और तो गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, धातुओं का प्यारे बच्चों घनत्व उच्च होता है। ठीक है ना? बहुत कुछ हम लोग जानते हैं बच्चों। तो ये आपको लिखना है बहुत सुंदर अक्षर में कि ये कठोर होती है, ये चमकीली होती है, इसके ध्यान दीजिएगा, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अगला प्यारे बच्चों, ये सामान्यतः तन्य होते हैं यानी इसका तार बना सकते हो, आघात वर्धनीय होते हैं, इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं, इसका घनत्व भी बहुत हाई होता है, इसके परमाणु धनायन होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको कॉन्फिडेंस आ रहा है गुरुजी इसको तो हम आसानी से लिख देंगे गुरुजी, जल्दी से बताओ। ठीक है ना? कितने बच्चे हैं जो लिख पाओगे? एक बार बच्चों दिल बनाकर मुझे भेज दो। तबीयत उतनी अच्छी आज नहीं है बच्चों। हो जाएगा? हाँ सर लिख देंगे, बहुत अच्छा है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। धातु के भौतिक गुण, इसलिए हम कहते हैं कॉन्सेप्ट इज अ, बोलो गुरुजी, कॉन्सेप्ट इज अ पावर, इज अ पावर। यानी अगर आप प्यारे बच्चों बेसिक अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आंसर में कुछ भी नहीं रखा है, मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, है ना, कुछ याद रखने वाले तथ्य हैं, यहां से याद रखना बच्चों। याद है ना, पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव हो। याद है कि नहीं है? सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु है बच्चों। गैलियम और सीजियम का द्रव्यमानांक निम्न होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है? खैर पॉइंट्स को छोड़ो बच्चों, आगे बढ़ जाएं। यस सर, आइए आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों तन्यता किसे कहते हैं, जल्दी बताना। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको तन्यता शब्द से मालूम है? तन्यता किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर पता है आपको, तन्यता ना सर धातु का एक गुण है। तन्यता क्या है बताओ? धातु का गुण है। किसी भी धातु को मान लेते हैं गुरुजी, कोई भी धातु है उसके हम पतले पतले तार खींच सकते हैं, उसको तार के रूप में हम
ढाल सकते हैं, और इसी गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। इसी गुण को हम तन्यता कहते हैं। पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। कहते हैं किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीटकर लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको अपने ऊपर विश्वास है, गुरुजी ये तो मैं ऐसे लिख दूंगा तुरंत कि किसी धातु का वह गुण जिसके कारण से उसको पीटकर तार के रूप में बदला जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। बच्चों परिभाषा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान परिभाषा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बच्चों, यहां से मैंने दो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे आपको कि प्यारे बच्चों सबसे तन्य धातु क्या है, सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार, और 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर की तार। ये याद है आपको? गुरुजी कौन याद नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बच्चों आघात वर्धन्यता। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। VBI तन्यता भी इंपॉर्टेंट है, आघात वर्धन्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पता है इसका मतलब क्या होता है? किसी भी धातु को आप पीट करके एक चदरा बना दो, एक चादर के रूप में ढाल दीजिए, और धातु का यही गुण आघात वर्धन्यता कहलाता है। सच में बच्चों, तो कहते हैं पढ़िए कि प्रायः धातु को पीट कर एक चादर के रूप में ढाला होगा बच्चों, माफ कीजिएगा, सॉरी बच्चों, डाला नहीं ढाला जा सकता है। धातु के इस गुण को आघात वर्धन्यता कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये याद है सर एक भी परिभाषा याद नहीं किए सर, समझ गए थे कि धातु का वह गुण जिसकी वजह से उसको पीट करके एक चादर का रूप दिया जा सके, आघात वर्धन्यता कहलाता है हो जाएगा, बताओ यस और नो। तो प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है, बोलो क्या पढ़ना है? सिर्फ परिभाषा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ परिभाषा इंपॉर्टेंट है, या बच्चों आसान परिभाषा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो याद रखना जीवन में सिर्फ नोट्स इंपॉर्टेंट है या आसान नोट्स। तो कहना गुरुजी इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज आसान होना चाहिए, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों अधातुओं के भौतिक गुण। अच्छा बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको अधातु के भौतिक गुण पता है? सर हमको पता है, अधातु में है ना क्या होती है, भंगुर होती है, यानी कठोर। जो धातु में होता है ना उसके लगभग अपोजिट गुण अधातु में होते हैं। जैसे अधातु में भंगुर होती हैं, अधातु में जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती हैं, अधातु में तन्य नहीं होती, अधातु में आघात वर्धनीय नहीं होती, अधातुओं के बाह्यतम कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातुओं का द्रव्यनांक एवं क्वंथनांक निम्न होता है, अधातु में मटमैली होती हैं, अधातुओं का जो मतलब वो कह सकते हैं अधातुओं का जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। ये इनके ना इसके परमाणु कैसे होते हैं बताओ? धनायन होते हैं या ऋण आयन? तो कहते हैं अधातुओं के जो परमाणु होते हैं वो ऋण आयन होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो सबको पता है गुरुजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये VBI प्रश्न है। क्वेश्चन है अधातुओं के भौतिक गुण बताइए। तो मैंने बोला पहला, ये सामान्यतः भंगुर होती हैं, ये सामान्यतः मटमैले होते हैं, इसके बाह्यतम कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है बच्चों ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इन्हें पीटकर ना इन्हें पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलती, इसका गलनांक और क्वंथनांक निम्न होता है, इसका घनत्व भी निम्न होता है, इसके परमाणु ऋण आयन होते हैं। तो ये सब प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया था। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अधातु के गुण लिख सकते हैं? एक बार गुरुजी को कमेंट बॉक्स में यस भेजिए कि गुरुजी मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकती हूं, जल्दी से, बहुत तेजी में बताइए। हाँ, इसी बात पर प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी तक जल्दी से लाइक कर लीजिए सब लोग। यस सर लाइक कर लिए चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं यस गुरुजी आगे बढ़ जाओ, अगला आ जाओ मेरे बच्चे।
अब पढ़ते हैं हम लोग हाँ रासायनिक गुण। ये बताओ धातुओं के कितने रासायनिक गुण मैंने पढ़ाए थे? धातुओं के रासायनिक गुण बच्चों, रासायनिक गुण। अभी देखना कितने बच्चे हल्ला करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण बताइए, कितने बच्चों को मैंने पढ़ाया था, याद है? गुरुजी मुझे पता है। रासायनिक गुण में पहला आता है कि सर हम इस ना ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातु जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। सबसे पहला रासायनिक गुण कि ना ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। 5 गुण पढ़ाए थे हीरो। दूसरा पढ़ाए थे बच्चों कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में। गुरुजी धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। तीसरा मैंने बताया था बच्चों कि धातु जो है वो जल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो बच्चों धातु जो है ना वो जल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो गुरुजी वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों कि धातु जो है वो HCl से अभिक्रिया, माफ कीजिएगा, वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? गुरुजी तनु अम्ल से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। प्यारे बच्चों 5वां नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था कि धातु में जो है क्या वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती हैं क्या? धातु में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती हैं क्या? नहीं सर, धातु जो है सर वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है। ये प्यारे बच्चों हमने 5 गुण आपको बताए थे जो धातुओं के रासायनिक गुण हैं बच्चों, ठीक है? तो हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सर आइए, एक परीक्षा में पूछा है धातुओं के रासायनिक गुण को लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसको ना VBI प्रश्न मानो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मानो बच्चों। तो कहते हैं सबसे पहला मैं बता रहा हूं, सबसे पहला क्या है? धातु में ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ये पहला गुण हो गया। आप देख सकते हैं ऑक्साइड बनाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, धातु है सोडियम, ऑक्सीजन से मिला तो यहां पर बना Na2O, इस तरह से हमारा बनता है। ये बच्चों पहला गुण हुआ, ठीक है? दूसरा गुण देखते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कहते हैं बच्चों कि कुछ ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, ठीक है? आप सीधा कह सकते हैं कि इसके जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं। आप देखिए जल से इसकी अभिक्रिया करा दीजिए, इसके जो ऑक्साइड बने थे N2O जल से क्रिया करेगा तो NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बच्चों एक प्रबल क्षार है। कहते हैं ये तनु अम्ल से, ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट, ये तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगला हमारा चौथा आता है बच्चों, ये सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ सहयोग नहीं करते हैं। बच्चों ये गलत है, सहयोग की जगह में क्या होगा ये हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते हैं। माफ कीजिएगा, सॉरी बच्चों, माफी चाहते हैं हम, संयोग नहीं करते हैं, या लिख सकते हैं ये हाइड्रोजन से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट बच्चों, धातु जल के विभिन्न अवस्थाओं, जल के विभिन्न अवस्थाओं कौन कौन सा है? हो सकता है ठंडा जल हो सकता है जल वाष्प के रूप में हो, या हो सकता है जल गर्म हो। उनकी विभिन्न अवस्थाओं में संयोग करके प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये धातु का रासायनिक गुण है। ये बच्चों रासायनिक गुण है। तो हमने आपको 5 रासायनिक गुण बताए, आपको कितने याद हैं जल्दी बताओ? 5 में से मेरे बच्चे को कितना याद है जल्दी बताओ तेजी में ठीक है? तो आप कहेंगे गुरुजी मुझे 5 में से 5 याद है। और प्यारे बच्चों अपने ऊपर में ये भरोसा रखिए, अगर आपको धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बहुत अच्छे से याद हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि धातु अधातु में अंतर लिखें, ठीक है बच्चों? अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि धातु अधातु में अंतर लिखें तो हम दोनों गुण मिला करके लिख देंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा धातु और अधातु में
भौतिक गुण आधार पर अंतर लिखे तो सिर्फ भौतिक गुण बताना। पूछा जाए कि रासायनिक गुण के आधार तो सिर्फ रासायनिक बताना। अगले क्वेश्चन में चले। हाँ गुरुदेव अगला चलते हैं। ठीक है गुरुजी, जोश नहीं है आज, तबीयत खराब है बच्चों। मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करने के लिए मैं सोच रहा था। पूछोगे क्यों गुरुजी, बताओ क्यों खराब हो गई। मैं बच्चों सुबह 4 AM तक मैंने नोट्स लिखा। मैं क्यों बताता हूं, ताकि आप लोग भी प्यारे बच्चों जीवन से कुछ सीखो। उसके बाद 7:30 में मैं क्लास लेने के लिए जगा बच्चों, तो मुझे पता चला ऐप खराब, मतलब ऐप में प्रॉब्लम है, ऐप में प्रॉब्लम है। उसके बाद बच्चों मैं लगातार फिर मैं थोड़ा सा नाश्ता वगैरह भी बहुत लेट से किया। मुझे लगता है 1-2 बजे मैंने किया है, ऐसे मैं समझो यार फास्टिंग हो गया। 2 बजे मैंने किया था, 4 PM तक प्यारे बच्चों मैंने नोट्स वगैरह लिखा। उसके बाद 4:30 PM पर मैं सो गया बच्चों, और मैं सो के उठाऊं कितने बजे, 6:10 PM में। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों मैं तबीयत मेरी बहुत खराब लग रही थी, फिर भी मैंने क्या लिया बताओ, फिर भी मैं ले रहा हूँ क्लास। मैं सो के उठा जल्दी से, फिर तैयार हुआ बहुत फास्ट में। तो बच्चों इस टाइप का तो ये हाल है मेरा। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, आगे बढ़ जाइए, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों। अच्छा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, बताना, मैंने आपको एक चीज बताया था कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, देखो ऐसे तो आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे बनते हैं बच्चों। धातु के जो ऑक्साइड हैं वो क्या बनते हैं गुरुजी, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भस्मीय होते हैं, ये आप सभी को पता है, भस्मीय होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों धातु के कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं, धातु के कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो बताओ कैसे हैं गुरुजी, धातु के कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय भी हैं, जो अम्लीय भी हैं और भस्मीय भी हैं, भस्मीय भी हैं। तो धातु के कुछ ऐसे ऑक्साइड, जैसे मान लो प्यारे बच्चों जिंक ऑक्साइड, मान लो जिंक ऑक्साइड है ना, ये जिंक धातु है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है जिंक ऑक्साइड। तो कुछ ऐसे मतलब कि ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं और भस्मीय भी होते हैं, यानी उसमें अम्ल का भी गुण होता है और भस्म का भी गुण होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं। तो आप बोलोगे गुरुजी समझ गए, समझ गए। गुरुजी ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय भी हो और भस्म भी हो, हम इसे कहते हैं, बताओ 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 सर, हम इसे कहते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी या गुरुजी मेरे हम इसे बोलते हैं द्वि, मतलब दो, और इसके पास दो दो धर्म है, इसीलिए हम इसे द्विधर्मी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसे उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। कहना बच्चों धातु के ना, धातु के ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों गुण पाए जाते हैं, हम उसे उभयधर्मी या द्विधर्मी कहते हैं। कैसे बच्चों बताओ। सर देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में आ गया, मान लो बहुत VBI क्वेश्चन है, लिख लेना, बहुत VBI है। ठीक है, तो बच्चों VBI क्वेश्चन है, तो पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो हमने बोला कि वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय भी हों और क्षारीय दोनों गुण के हों, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे बच्चों हमने बोला Al2O3, O3 ये हो गया बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड। दूसरा जिंक ऑक्साइड। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको अपने ऊपर भरोसा है कि सर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मुझसे तो मैं इस क्वेश्चन को बना दूंगा। जल्दी से हाथ उठा के बताओ, तेजी में तेजी में बताओ। यस सर, यस सर हम बना देंगे, यस यस कमेंट बॉक्स में लिखो। यस गुरुजी हम बना देंगे, पूछा जाएगा तो। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण हों। आ जाओ बच्चों, अगला हम लोग टॉपिक पढ़े थे, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है अधातु के रासायनिक गुण। बच्चों अधातु के रासायनिक गुण, मैंने जब आपको धातु के रासायनिक गुण पढ़ाया होगा तो वहीं पर मैंने आपको बताया होगा अधातु के रासायनिक गुण। चलो पहले हम लोग आपस में रिवीजन करते हैं। क्या पढ़ाए थे गुरुजी, आपने पढ़ाया था कि अधातु जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। गुरुजी अधातु जो है ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाता है।
अधातु ऑक्साइड बनाता है। पहला तो ये पढ़ा था आपने। अच्छा बच्चों, सही बात है। अच्छा, तो मैंने ये भी बताया होगा कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। सर आप बताए थे कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो गुरुजी भस्म, वो अम्लीय होते हैं। आपने बताया था कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे बच्चों ना, फिर आपने तीसरा नंबर में ये बताया था कि सर पता है अधातु जो होता है ना वो जल से अभिक्रिया नहीं करता गुरुजी। अधातु जितने भी होते हैं वो कोई भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। सर आपने ये भी बताया था कि जो अधातु होते हैं वो तनु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे हमने धातु को देखा वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करते थे, लेकिन सर पता है आपको अधातु जो है ना वो तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो सर यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। पांचवें नंबर में सर लेकिन एक चीज याद रखना क्या याद रखना सर, एक चीज याद रखना कि जो अधातु होता है ना वो हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है, और धातु जो होता है वो मेरे बच्चे हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर लेता है। और करने के बाद बच्चों क्या बनाता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोग देखेंगे शायद हाइड्राइड बनाता था ना, क्या बनाता था, जो भी बनाता हो हम लोग इसमें देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों यही थे अधातु के रासायनिक गुण। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है सर ये तो बहुत आसान है, ऐसे हम लोग इसको भारी समझते थे, ये तो बहुत आसान है। प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके अंदर से निकल रहा है गुरुजी मैं लिख सकता हूं या मैं लिख सकती हूं, मैं लिख सकती हूं, जल्दी बताओ। यस सर लिख सकती हूं, आ जाओ। तो बच्चों इसको अगर मैं देखना चाहता हूं ऐसे, अधातु के रासायनिक गुण लिखे तो मैंने बोला भैया निम्नलिखित गुण है। इंपॉर्टेंट है क्या गुरुजी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, तो हमने बोला कि देखिए भाई अच्छा एक और गुण हमने याद रखा, ध्यान देना, इसके परमाणु ऋणायन होते हैं, ये इसका रासायनिक गुण है, ये भी याद रखना बच्चों। इसके परमाणु कैसे होते हैं? ऋण आयन होते हैं। दूसरी बात, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे तीसरा पढ़ते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं। ध्यान दीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बच्चों अधातु के ऑक्साइड है। इसमें जैसे ही जल मिलाएंगे तो H2CO3 बनेगा जो कि अम्लीय है। अगला, यह जल से अभिक्रिया नहीं करता, ये तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, ना तो जल से करता है ना तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है। और आगे बच्चों ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है। बस इसी को याद करो, याद करो, जल्दी बोलो बोलो क्या बनाता है? सर सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है। बोलो क्या बनाता है? सर याद करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, सर ये बनाता है सह संयोजक हाइड्राइड, है ना। बस इसी को रट लो बच्चों, हाइड्राइड बनाता है, इसी को याद कर लेना। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, है ना, अभिक्रिया करके सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया फिनिश। धातु और अधातु के भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, ये फिनिश हो गया। कैसा लगा आपको बताओ? सर मजा आ गया कैसा लगा बताओ गुरुजी? ऐसा लगा, मजा आ गया, मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया, मजा आ गया जल्दी बताओ कैसा लगा सर ये भी लिख सकते हैं कि अधातु जो होता है ना वो ऑक्सीकारक होते हैं। हाँ बच्चों, इस टॉपिक को मैंने ज्यादा यहाँ पर मतलब उसको वो मतलब ज्यादा उसको वो नहीं किया सर मजा ऐसे नहीं होता है, सर मजा ऐसे होता है। आप क्या लिख रहे हो? ऐसे मैंने लिख दिया बच्चों, मजा आ गया। ठीक है, चलो। तो बच्चों पढ़ाई को जीवन में कभी बोर होने मत देना, बहुत सुकून से पढ़ना। चलिए अब ये इसके बाद जो टॉपिक है वो कैसे टॉपिक हैं बताओ? सर इसके बाद के जो टॉपिक हैं बहुत इजी हैं। क्या है? इसके बाद के सारे टॉपिक कैसे हैं बच्चों? सर वो तो बहुत इजी हैं, कुछ नहीं करना, बस पढ़ते चलो अच्छे से इसके बाद हमने आपको पढ़ा था बच्चों अष्टक नियम। क्या पढ़ा था? अष्टक नियम। बच्चों अष्टक नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास एक तत्व है, वो तत्व का नाम है बच्चों, मान लेते हैं एक तत्व है मेरे पास जिसका नाम है क्लोरीन। क्या नाम है बच्चों? क्लोरीन। अच्छा क्लोरीन जो है
क्लोरीन जो है इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। आपको पता है कि कोई भी ध्यान रखना, कोई भी जो बंधन बनाता है तो बंधन बनाने में किसी भी परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे सर बंधन बनाने में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। याद रखना, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं जैसे हमारे पास क्लोरीन है तो ये होता है 2, 8 और 7। अब मेरे पास पहले बच्चों क्लोरीन हो गया। अब आगे देखते हैं, मान के चलो कि सोडियम है, क्या है, सोडियम है, और सोडियम का होता है 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? सोडियम की 11 है। तो सोडियम का जब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2, 8 और 1। तो प्यारे बच्चों अब क्या करता है कि जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ में एक बंधन बनाता है। क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ एक बंधन बनाता है और उसके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ये अस्थाई हो जाता है। अस्थाई का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 2, 8 और यहां भी हो जाता है 8, ठीक है। तो ये क्या होता है? अस्थाई हो जाता है। कैसे अस्थाई हो गया? अपना 8 पूरा करके, यानी अष्टक पूरा करके, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों मैंने बताया था आपको, एक कक्ष मैंने पढ़ाया था, इस तरह से हमारे परमाणु के कक्ष होते हैं। सबसे पहले वाले कक्ष में, के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्ष में बताओ 18 इलेक्ट्रॉन, एन कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन। तो पहले बच्चों अष्टक नियम बस ये कहता है कि कोई भी जो परमाणु होता है वो अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करना चाहता है। कोई भी परमाणु प्यारे बच्चों, कोई भी जो परमाणु होता है वो अपने बाह्यतम कक्ष में क्या पूरा करना चाहता है बोलो? यानी अपने बाह्यतम कक्ष में या तो 2 रखना चाहता है, या तो 8 रखना चाहता है, या तो 18। मतलब ऐसा रहेगा कि वो अस्थिर हो जाए, यानी उसके पास कोई भी कमी ना हो। समझ गए ना? तो जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या बनाना चाहता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकता है? गुरुजी जितने भी परमाणु होते हैं वो सभी के सभी अष्टक बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? अष्टक बनाना चाहते हैं। अभी अष्टक कैसे बनेगा? या तो बच्चों आप परमाणु के, या तो आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। जैसे सोडियम ने क्या किया बताओ? सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अष्टक बनाया। एक को छोड़ दिया तो भी बच गया बच्चों अष्टक, और क्लोरीन ने एक को पा लिया। तो बच्चों याद रखना कि जो अष्टक बना वो या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने से बना, या तो छोड़ने से बना, या तो ग्रहण करने से बना। ऐसे ही बच्चों हमारे जीवन में शांति है, ऐसे ही हमारे जीवन में क्या है बोलो? शांति है। तो क्या सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके शांति मिलती है, या बच्चों किसी बात को भूल जाने से भी शांति मिलती है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बच्चों क्या हमें जीवन में सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने से शांति मिलती है? लड़ाई झगड़ा बहुत होता है आजकल ना। हाँ सर बहुत होता है। लड़ाई झगड़ा करने से शांति मिलती है, या मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीजों को भूल कर भी शांति मिलती है? भूल कर, ठीक है। तो कहते हैं जीवन में बच्चों माफ करना भी सीखो और छोटी मोटी चीजों को भूल जाओ। लड़ाई करेंगे 10 करोड़ के लिए, 20 करोड़ के लिए, 5 रुपए के लिए लड़ाई नहीं करने वाले हम। अपने आप को समझो, कुछ समझ रहे मेरी बात को? हाँ ठीक है। तो अष्टक क्या है बच्चों? अष्टक बेसिकली क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टक नियम को लिखें, ये वाला अष्टक नियम, एक है ना, एक तो वो वाला अष्टक नियम पढ़ाएंगे आपको वो आवर्त वो वाला चैप्टर में, आवर्त वाला चैप्टर में। तो कहते हैं कि वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, या तो बच्चों आप इलेक्ट्रॉन त्याग दो, या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थाई होना चाहते हैं, उसे अष्टक नियम कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद हुआ? हाथ उठाओ। याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी से। यस सर हो गया कि वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु या तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थाई होना चाहते हैं, उसे ही बच्चों हम अष्टक का नियम कहते हैं। यस सर, इसे ही बच्चों अष्टक का नियम कहते हैं। वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थाई होना चाहते हैं, इसे अष्टक का नियम कहते हैं। बच्चों अब यहां से बहुत आसान आता है।
पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आपको मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं। तो कहते हैं बच्चों जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब ये बात करो कितने ऐसे बच्चे हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझते हैं? गुरुजी हम समझते हैं, जैसे आपने लिखा मान के चलो कार्बन, कार्बन क्या लिखा कार्बन, तो 6 हो गए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सबसे बाहर में जो होते हैं, उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 होता है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे मैं कहता हूं भैया मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम 12, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ना कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो बाह्यतम कक्ष में स्थित जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहते हैं बच्चों कि जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेतों के साथ निरूपण इलेक्ट्रॉनों का, माफ कीजिएगा यहाँ को नहीं होगा बच्चों, सॉरी मुझे नोट्स में ठीक करना पड़ेगा। जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन का, जब भी नहीं होगा, माफ कीजिएगा ये भी गलत है, जब किसी नहीं होगा बच्चों, सीधा होगा परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन का उसके संकेतों के साथ निरूपण इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। जैसे बच्चों मुझे लिखना है कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कोई लिख के दिखाओ। सर क्या बात करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है तो कार्बन के 6 परमाणु होते हैं ना, परमाणु संख्या 6 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 4, तो 4 बाहर में, तो कार्बन का कैसे होगा सर? कार्बन का ऐसे होगा 1 2 3 4 ये हुआ कार्बन का। अच्छा सोडियम का लिख के दिखाओ। सर सोडियम का लिखना है बहुत आसान है। सोडियम के देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी सबसे बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं बस उसी को दिखाना है। तो बच्चों ये होते हैं 2 8 और 1, तो इसको संकेतों से दिखाना है, इसको संकेतों से कि सोडियम है इसके बाहर 1 ही इलेक्ट्रॉन है ये, तो यही प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। यहां बोला है। कितने बच्चे याद हो गए सर? परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन का, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन का उसके संकेतों के साथ निरूपण इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन का उसके संकेतों के साथ निरूपण, या फिर ये कह सकते हैं हाँ, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को संकेतों से दर्शाना, संकेतों से दर्शाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। हो गया? आगे बढ़ जाएं? यस और नो? यस सर लिख दो बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, यस गुरुजी हो गया समझ गया सर। कोई भी परमाणु है उसके जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको संकेत से दर्शा दीजिए, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलो बच्चों आगे बढ़ जाएं। यस नेक्स्ट हमारा आता है प्यारे बच्चों जो मैंने पढ़ाया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो मैंने अभी तुरंत बताया। संयोजी मैंने क्या बोला? अगर कोई भी परमाणु है तो उसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों मैंने बोला किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजनास को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये तो आप लोग समझ गए पहले? हाँ सर समझ गए। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बच्चों ये भी याद रखना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त जो शेष सभी इलेक्ट्रॉन हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर ये पूछा जाए तो कोर इलेक्ट्रॉन यस सर हम बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम के कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं, आप बोलेंगे सर क्या बात करते हैं सर, सोडियम होता है Na है ना, सोडियम की संख्या और परमाणु संख्या 11, 2, 8 और 1। तो सर देखिए सबसे बाहरी जो है हम इसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसको जो बाकी 10 बच गए इसे बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 सर। कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 सर। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा मेरे बच्चे, ठीक है? समझते हैं ना? हाँ सर समझते हैं।
चलो एक बार प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्लास को एक साथ सभी बच्चे लाइक कर देंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक साथ आप सभी क्लास को लाइक कर दें बहुत अच्छे से, जल्दी से। हाँ चलो सब लोग, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा सब लोग। आइए कहते हैं इसके बाद में हमारा जो आता है कॉन्सेप्ट वो है बच्चों रासायनिक बल। हमने बताया था कोई चाहे बच्चों अणु हो या यौगिक हो, है ना, कोई भी अणु हो या क्या हो यौगिक हो, ध्यान दीजिएगा। अभी प्यारे बच्चों आपने देखा होगा ये हमारे पास एक अणु है या यौगिक है H2O, है ना। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? आप कहेंगे सर एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो कोई भी अणु हो या परमाणु हो, चाहे मान के चलो हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, एक है ना, मान के चलो हमने अणु लिखा है तो कैल्शियम ये Ca है और इसमें ऑक्सीजन है, या मान लेते हैं मैं लिखता हूं है ना, या फिर मैं लिखता हूं है ना नाइट्रोजन के अणु N2 लिखता हूं। तो बच्चों यहां पर भी क्या होगा N है ना, 2 N है जुड़े हैं। तो कोई भी अणु हो या यौगिक हो उसके जो परमाणु हैं, उसके जो परमाणु हैं वो प्यारे बच्चों किस बल की वजह से, किस बल की वजह से, किस बल की वजह से बंधे हुए हैं बताइए। किस बल से, कौन सा इन दोनों के बीच बल लगा है जिससे ये बंधे हुए हैं? कौन सा बल है जिससे ये बंधे हुए हैं? कौन सा बल है? तो आप कहेंगे सर जिस बल से, है ना, इसके बीच जो बल है उसी का नाम है बच्चों, उसी का नाम है, क्या नाम बताओ, कौन सा बल है? इनके बीच लगने वाला जो बल है, इनके बीच लगने वाला जो बल है उसका नाम है रासायनिक बल। इनके बीच लगने वाला बल रासायनिक बल। और इसके बीच में बच्चों कौन सा ऐसा बंधन है, कौन सा ऐसा बंधन है जिससे ये लोग बंध गए हैं? कौन सा ऐसा बंधन है जिससे ये लोग बंध गए हैं? तो आप कहेंगे सर कि किसी भी अणु में या यौगिक में वैसा ना वो जो बंधन है उसका नाम है रासायनिक बंधन। बच्चों क्या नाम है? रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। तो ध्यान से समझते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं रासायनिक बल किसे कहते हैं? कहते हैं किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षक बल। आकर्षक, तभी तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है, आकर्षक बल रासायनिक बल कहलाता है। बोल के दिखाओ सर। किसी भी अणु या यौगिक में, किसी भी अणु या यौगिक में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षक बल, बोलो आकर्षक बल रासायनिक बल कहलाता है। हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, बताओ। बहुत VBI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यस सर हो जाएगा। अब बच्चों रासायनिक बल हो गया तो रासायनिक बंधन पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं रासायनिक बंधन। तो फिर से वही सवाल है, वही जवाब है, किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन, बांध कर रखने वाला बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। जो मैंने बोला अभी बच्चों कि किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या ये वाला भी हो गया बताओ? बहुत VBI है बच्चों, बहुत VBI है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ। रासायनिक बंधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी रासायनिक बंधन आपने पढ़ाए थे कि रासायनिक बंधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसका नाम है वैद्युत या बच्चों आयनिक, वैद्युत या आयनिक बंधन। और प्यारे बच्चों दूसरा प्रकार जो है उसका नाम है सह संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन। मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो वैद्युत है ना, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी प्यारे बच्चों कोई मतलब जो धातु होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन अधातु को दे देता है। पहले बच्चों ये बंधन किसके किसके बीच होता है? तो गुरुजी इसमें एक धातु चाहिए और एक अधातु चाहिए।
ठीक है ना, जबकि यहाँ जो कि धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा अधातु के पास। यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों? गुरुजी यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, आपने पढ़ा दिया है। यहाँ बच्चों क्या क्या चाहिए गुरुजी? यहाँ पर एक और यहाँ पर जो काम, यहाँ जो क्रिया होता है अधातु और अधातु के बीच में ही होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ क्या यहाँ पर कोई धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या सिर्फ बच्चों इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, यानी जितना देता है उतना लेता भी है? तो यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है गुरुजी? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ शेयरिंग होता है, सिर्फ शेयर होता है ना, बस एक दूसरे को शेयर करते हैं। बच्चों ये बताओ जल्दी से कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे कि सहसंयोजक बंधन भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो हम उसे कहते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। 2-2 इलेक्ट्रॉन का हुआ तो हम उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन का हुआ तो हम उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं बच्चों। तो क्या आपको ये पता है? हाँ सर पता है कि रासायनिक जो बंधन है वो 2 तरह के होते हैं और जो सहसंयोजक बंधन है वो 3 तरह के होते हैं। आ जाओ बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। रासायनिक बंधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजक को बच्चों हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वैद्युत संयोजक बंधन 2 परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंधन वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहलाता है। क्या बच्चों हो जाएगा आपसे? हाँ सर हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला सहसंयोजक बंधन भी मैंने पढ़ाया बच्चों। सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अगर बच्चों ध्यान रखना, सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल, द्विक और त्रिक। मैंने बताया था कि बच्चों एक ऐसा अणु बताइए जिसमें एकल सहसंयोजक बंधन हो। जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। बच्चों ऐसा अणु बताइए जिसमें द्विक सहसंयोजक बंधन हो। तो आप कहेंगे सर ऐसा अणु जिसमें द्विक सहसंयोजक बंधन हो, तो द्विक किस में होता है? द्विक होता है ऑक्सीजन में, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। बच्चों त्रिक सहसंयोजक बंधन बताइए। तो सर त्रिक जो होता है वो होता है नाइट्रोजन में। तो यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट बच्चों हमें पढ़ना था, एकल हो गया, द्विक हो गया, त्रिक भी हो गया। अब हमें पढ़ना है बच्चों कि जो प्रकृति में धातुएं हैं वो बच्चों कितनी अवस्था में है। ये मैंने कल पढ़ा था कि धातु में कितनी अवस्था में है। तो आपने बोला था सर धातु में 2 अवस्था में है, एक तो मुक्त है और एक प्यारे बच्चों क्या है, एक क्या है, संयुक्त है। एक मुक्त है और एक संयुक्त है। तो कौन कौन सी धातु हैं जिसे मैंने बोला था कि मुक्त अवस्था में है? तो मुक्त अवस्था में है बच्चों सोना, मुक्त अवस्था में है सोना, मुक्त अवस्था में है चांदी और मुक्त अवस्था में है प्लेटिनम। इस पर प्यारे बच्चों किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसके ऊपर में किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो मेरे बच्चों इसके ऊपर में वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि अगर हम संयुक्त में देखें, संयुक्त में क्या होता है कि इसके ऊपर वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। और प्यारे बच्चों इसके है ना, इसमें कौन कौन सी धातुएं आएंगी? सब आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, जिंक, ये सभी आ जाएंगे। तो 2 तरह के हम लोग धातुएं देखते हैं, एक मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और दूसरी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्या ये पढ़ा चुके हैं? जल्दी बोलो यस और नो। सर हिंदी कब होगा? आप गुस्सा कर रहे हो। मेरे बच्चे पढ़ा दूंगा बहुत ही जल्दी, गुस्सा मत करो, ठीक है, गुस्सा मत करो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। मैंने बताया था कि है ना धातुएं जो है मुक्त अवस्था में है, वैसे धातु जिन पर वायुमंडल का
वायुमंडल के अवयव का, जैसे बच्चों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव, संयुक्त, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों मेन बातें जो आपको मैंने पढ़ाया था, जल्दी बताओ। यहां सबसे इंपॉर्टेंट खनिज, हाँ सर पढ़ाया था कि वैसे पदार्थ जिसमें धातु के कण पाए जाएं हम उसे खनिज कहते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैथ्स क्वेश्चन को VBI क्वेश्चन कहता हूं। कितने बच्चों को याद है? सभी को याद होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको याद नहीं होगा, ठीक है। खनिज किसे कहते हैं? तो बच्चों पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले धातु युक्त, जिसमें धातु है, धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये ऐसे पदार्थ जिसमें धातु के कण पाए जाएं हम उसे खनिज कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों जिसमें हुमच के कण पाया जाएगा, मतलब जिस खनिज में धातु के ज्यादा कण पाए जाए उसे क्या कहते हैं? सर देखिए, पहली बात है कोई पदार्थ है उसमें धातु का कोई थोड़ा सा भी कण मिला है तो हम उसे खनिज कहेंगे। और अगर कोई खनिज हम चुन करके लाए, अगर कोई ऐसा खनिज है जिसमें ज्यादा धातु है तो उसे अयस्क कहेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अगला प्रश्न, अयस्क किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी क्या बोले? VBI बोलो। तो बच्चों इसको भी VBI बोलते हैं। तो कहते हैं कि है ना, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिसे कम खर्च में ही, और ये भी मैंने बताया था, अब पाया जाए तो उसको निकालना भी आसान हो, ऐसा नहीं कि मैंने बताया था ना 3 फिगर बना करके, हाँ, तथा जिससे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। उसे बच्चों अयस्क कहते हैं, है ना। कितने बच्चों को याद है? सबको याद होगा कि सर देखिए ऐसा खनिज जिसमें धातु के कण अधिक मात्रा में हो और जिसको हम आसानी से निकाल सकें, कम खर्च में निकाल सकें, उसी को हम लोग कहते हैं अयस्क। बच्चों आपको पता है कि जितने भी अयस्क हैं वो खनिज हो सकते हैं पर खनिज अयस्क नहीं। मैंने पढ़ा था सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ठीक है। अब बच्चों अयस्क के बाद भी मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था। वो लोग क्या क्या पढ़ाया था गुरुजी? इसके बाद आपने पढ़ाया था कि धातु कर्म किसे कहते हैं। हाँ सर पढ़ाया था। सर आपने ये पढ़ाया था कि धातु का सांदलन किसे कहते हैं। हाँ सर पढ़ाया था। और आपने पढ़ाया था गुरुजी कि धातु का सांद्रण किसे कहते हैं। हाँ ये भी पढ़ाया था। सर आपने ये पढ़ाया था कि गेंग किसे कहते हैं। हाँ पढ़ाया था। गेंग के बाद गुरुजी आपने ये पढ़ाया था कि ये बताइए कि धातु मल, है ना, धातु मल किसे कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि प्रगलन किसे कहते हैं। प्रगलन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रगलन किसे कहते हैं। और प्यारे बच्चों एक आध और मैंने पढ़ाया था। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द का प्रयोग मैंने प्यारे बच्चों इस चैप्टर में, है ना, इस टॉपिक में के धातु कर्म, सांदलन, सांद्रण, गेंग, धातु मल, प्रगलन। एक और कुछ छूट गया क्या? एक और नहीं छूटा जो हम एक दिन छोड़े थे, नहीं पढ़ाए थे, क्या नाम था उसका? हाँ सर, अरे सर निस्तापन आप छोड़ दिए। हाँ आपने सर निस्तापन, है ना, निस्तापन पढ़ाया था इस चैप्टर में, निस्तापन। आपने गुरुजी भर्जन पढ़ाया था इस चैप्टर में, भर्जन पढ़ाया था, ठीक है ना। ये सब चीज तो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, ये सब मैंने पढ़ाया था बच्चों, ठीक है ना। तो आ जाओ फटाफट देखते हैं, टाइम नहीं है। पहला था धातु कर्म। बच्चों अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको धातु कर्म कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है कि अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग बच्चों धातु कर्म। सर यहाँ गालक छूट गया, वाह वाह, यहाँ गालक छूट गया बच्चों, गालक, ठीक है ना। आ जाओ 9 10, है ना। आगे आगे प्यारे बच्चों हो गया। नेक्स्ट आता है कि अयस्क का सांदलन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था बड़े टुकड़े को महीन चूर्ण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांदलन कहते हैं। बड़ा बड़ा टुकड़ा है, छोटा छोटा टुकड़ा बना दो तोड़ तोड़ के, उसको क्या बोलेंगे? सांदलन। नेक्स्ट सांद्रण भी पढ़ाए थे कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। जो अशुद्धि है उसको दूर करना सांद्रण कहलाता है, और जो अशुद्ध पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? सर उसको गेंग बोलते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको हम लोग गेंग कहते हैं। अगला हमारा आता है मेरे बच्चे कि गेंग किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले अयस्क में कई प्रकार के अनावश्यक, मतलब अशुद्ध कह सकते हो, पदार्थ मिले रहते हैं या मिश्रित रहते हैं, यह पदार्थ गेंग कहलाते हैं। जो पदार्थ अनावश्यक है, फालतू का है, हम लोग उसको
गेंग कहते हैं। अगला निस्तापन, निस्तापन पढ़ा दिए, हाँ सर। निस्तापन में क्या होता है ना कि वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ठीक है ना बच्चों, इसको गर्म करते हैं तो अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम, अरे उच्च भी लिखा फिर द्रवनांक से कम भी लिखा, इसको ठीक करना पड़ेगा। कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। यह विधि किसके लिए बताओ? कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड अयस्क के लिए होती है। ये विधि किसके लिए होती है बताओ? तो सर कार्बोनेट और किसके लिए? हाइड्रेट ऑक्साइड के लिए होती है। ये मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। नेक्स्ट पैरा बच्चों भर्जन। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रोस्टिंग बोलते हैं बच्चों। क्या मैंने पढ़ाया है? हाँ सर, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया है कि उसमें कम वायु और इसमें ज्यादा वायु, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है गालक किसे कहते हैं? वह रासायनिक पदार्थ जो निस्तापित या भर्जित बोल सकते हैं, या निस्तापन या भर्जन के पश्चात बचे अद्रवनशील पदार्थ जो नहीं गलते हैं को द्रवनशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, उस पदार्थ को गालक कहते हैं। यहां पर बच्चों मैंने थोड़ा सा परिभाषा मैंने चेंज किया था हायर क्लास के बुक से मिला करके, कि मुझे लग रहा था कहीं परिभाषा थोड़ा मिस्टेक है, तो ये मैंने हायर क्लास से 12th के क्लास के बुक से मैंने इसको मैच करके लिखा है कि वह रासायनिक पदार्थ जो निस्तापित या भर्जित या निस्तापन या भर्जन के पश्चात अद्रवनशील पदार्थ जो नहीं गलते हैं पदार्थ, उस पदार्थ को गला देते हैं, उसी को गालक बोलते हैं। जो उस पदार्थ को गला देते हैं उसी को गालक कहते हैं। नहीं, जो पदार्थ मिलाते हैं गलाने के लिए, जो पदार्थ मिलाना, मान के चलो ये हमारे पास भर्जित और निस्तापित अयस्क है, इसमें कुछ ऐसे कण है जो नहीं गला है, तो हम उसके ऊपर में क्या देंगे गलाने के लिए? गालक देंगे। गलाने के लिए क्या देंगे बच्चों? गालक। थोड़ा कॉन्सेप्ट से ये अलग हो गया, जो उस दिन पढ़ाए थे उसका उल्टा हो गया, तो इसमें हम क्या देंगे? गालक। तो ये गल जाएगा। अब जो ये गल जाएगा, गालक पदार्थ मिलाने से ये गल जाएगा, और गलने के बाद बच्चों जो पदार्थ बनेगा, जो पदार्थ बनेगा गलने के बाद, इसी को बोलेंगे धातु मल, है ना। इसी को क्या बोलेंगे? धातु मल। तो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों, ध्यान से देखना, कि धातु मल किसे कहते हैं? कहते हैं जब गालक अद्रवनशील पदार्थ को द्रवनशील पदार्थ में बदल देता है, यानी कि जो नहीं गलने वाला पदार्थ है, जब गालक उसको गला देता है, तब बदले हुए द्रवनशील पदार्थ ही धातु मल कहलाता है। समझ गए कि वही जो पदार्थ जो गल जाएगा उसी को हम लोग धातु मल कहेंगे। अगला प्रगलन मैंने पढ़ाया था कि धातु ऑक्साइड को कोयले के ताप में गर्म करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ये पढ़ा दिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दें कि हाँ सर सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। सर इंग्लिश का ट्रांसलेशन कब होगा? बच्चों क्या अभी आप लोग ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? यस और नो? बच्चों पढ़ाई कर लो मन से, क्यों फालतू कमेंट्स कर रहे हो? जल्दी से पढ़ाई करके बताओ, यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। सर ऐप नहीं चल रहा है, मैं आपके ऊपर गुस्सा हूं। मेरे बच्चों गुस्सा है तो आइए गुरुजी के ऊपर में ऐसा पत्थर फेंकिए, ऐसा पत्थर फेंकिए गुरुजी का कपार फूट जाए। अच्छा एक बात आप सोचो, क्या मैं कभी ऐसा चाहूंगा कि मैं खराब कर दूं ऐप को? क्या मैं चाहूंगा बच्चों? नहीं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन अगला आता है बच्चों, हाँ ये मैंने आपको पढ़ाया था कुछ प्रमुख धातु के बारे में, जैसे जस्ता बच्चों, संकेत जड़न होता है, परमाणु संख्या 30 प्रमुख अयस्क हैं, जिंक बुलेट, केलेमाइन और जिंकाइड। ये मैंने कल पढ़ाया था, याद है कि नहीं? हाँ सर। अगला मैंने पढ़ाया था मरकरी, पारा, संकेत Hg, परमाणु संख्या 80, प्रमुख अयस्क है सिनेबार, यानी पारा कहां से प्राप्त होता है? सिनेबार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था एल्युमिनियम, संकेत Al, परमाणु संख्या 13, बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट। ये तीन चीजों से हम एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? सबसे प्रमुख अयस्क बताइए। तो बच्चों मेन जो अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइड है, ये मैंने पढ़ा दिया था। नेक्स्ट अगला बच्चों, हाँ संक्षारण किसे कहते हैं? मैंने बताया था बच्चों संक्षारण में बहुत सारी चीजें हैं, या तो ऑक्सीजन हो,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सभी से संयोग कर किसी भी धातु का खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। बोलो मैंने पढ़ाया था कि नहीं? हाँ सर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि से अभिक्रिया कर धातु का खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। पढ़ा दिए थे? हाँ सर पढ़ा दिए थे। ठीक है। अब बच्चों अगर सभी धातु के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं संक्षारण, लेकिन बच्चों अगर लोहे में ये काम हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर लोहे में संक्षारण होने लगे तो हम उसे कहते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं बच्चों? लोहे में होने लगे तो हम उसको जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि धातुओं को संक्षारित होने से कैसे बचा सकते हैं। धातुओं के संक्षारण को रोकने के उपाय, पढ़ाए थे? हाँ सर। या तो क्या कर दीजिए, उसके ऊपर लेप चढ़ा दीजिए ग्रीस का, या तो उसके ऊपर पेंट कर दीजिए, या तो बच्चों क्या करते हैं ना कि धातु में क्या करते हैं ना स्वयं से एक रक्षा कवच बना लेती हैं, या तो ये कीजिए कि धातु को गर्म मतलब खौलते हुए जस्ते में जिंक में डाल करके उसके ऊपर उसका जस्तीकरण कर दीजिए, तब बच्चों धातुएं संक्षारित नहीं होंगी। तो बताओ कारण कौन कौन सा है? धातु के सतह पर तेल या ग्रीस लगा दीजिए तो भी धातुएं खराब नहीं होंगी। स्वयं की रक्षा कवच बना ले तो भी नहीं होंगी। जैसे कौन बनाता है? एल्युमिनियम बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। रंगाई कर दीजिए, जस्तीकरण कर दीजिए, विद्युत लेपन कर दीजिए, या बच्चों उसको मिश्र धातु में बदल दीजिए। धातुओं को मिश्र धातु में भी बदल देने से वो संक्षारित नहीं होती हैं। अगला आता है बच्चों लोहे में जंग ना, लोहे को जंग से बचाने के उपाय बताओ। वाह 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 क्या करता है? वही बात है, तेल लगा दीजिए, ग्रीस, रंगाई कर दीजिए, जस्तीकरण में से। ये तो बच्चा ही बता देगा ना। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाएं, कोई बता देगा? नेक्स्ट आगे आता है बच्चों गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किसे कहते हैं? तो खौलते हुए या फिर ना खौलते हुए क्या बोलते हैं, जो पिघला हुआ होता है ना जस्ता, उसमें डुबा करके किसी को कोई भी धातु को डुबाइए और बाहर निकालिए, वो जस्तीकरण कहलाता है। तो धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की है ना, वस्तु की सतह पर, यहां साथ नहीं होगा बाबू साहब, इतना गलती, वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है। इसे वस्तु का जस्तीकरण या अंग्रेजी में इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। कितने बच्चों को 100% याद है? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर, 100% याद है। चलो बच्चों टाइम भी हो रहा है बहुत तेजी से, स्पीड में। अगले है ना, आगे क्या था? एनोडीकरण पढ़ा दिए थे कि एल्युमिनियम के ऊपर में ऑक्साइड की मोटी परत जम जाना एनोडीकरण कहलाता है। एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इसी परत के कारण एल्युमिनियम धातु का संक्षारण आगे रुक जाता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाना एनोडीकरण कहलाता है। यही तो आंसर है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाना ही एनोडीकरण कहलाता है। हाँ हो जाएगा मेरा खत्म थोड़ी देर में। नेक्स्ट बच्चों अम्लगम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, 2-3 क्वेश्चन है जो कुछ अलग हैं। पहला क्या? अम्लगम। देखिए अगर दो धातु का मिश्रण करते हैं जिसमें एक धातु पाड़ा हो, दो धातु का मिश्रण करते हैं जिसमें एक धातु क्या हो? पाड़ा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अम्लगम कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लगम किसे कहते हैं याद रखना बच्चों। समझ गए? समय का बहुत अभाव है, ठीक है। VBI प्रश्न है बच्चों, समझ गए तो मुझे बताइए कि हाँ सर हम समझ गए। अम्लगम किसे कहते हैं? कहते हैं कि दो धातुओं का मिश्रण जिसमें एक धातु पाड़ा हो, हम उसको अम्लगम कहते हैं। कुछ भी मिला दीजिए, उसमें एक धातु जो है पाड़ा होना चाहिए। दो धातु कोई भी मिला दो। कहते हैं कि दो धातुओं का ठोस मिश्रण जिसमें एक धातु पाड़ा हो उसे अम्लगम कहते हैं। कितने बच्चे समझ गए? सब समझ गए होंगे मुझे पता है। सर एक पाड़ा हो दूसरा कोई धातु मिला दो, उसको अम्लगम कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों अगला आता है मिश्र धातु किसे कहते हैं? मैंने पढ़ाया था ना कि दो धातु हो या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण जो है उसी को मिश्र धातु कहते हैं। कहते हैं दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल और कांसा दो मिश्र धातु हैं।
ये भी मैंने पढ़ाया था। और मिश्र धातु मैंने कुछ पढ़ाया था आपको बच्चों, जैसे पीतल है तो वो तांबा और जिंक का है, जिंक मतलब जस्ता। ब्रोंज जो है कॉपर और टीन का है। सोल्डर जो है वो सोल्डर जो है वो टीन और सीसा का है 50-50। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, निकेल, क्रोमियम का है। कांसा जो है वो तांबा और टीन का। क्या मैंने ये सब कुछ पढ़ाया है? एक बार मुझे यस लिखकर भेजना। हाँ गुरुदेव, सब पढ़ाया आपने। यस यस, सब पढ़ा दिया है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। कहते हैं सोना के बारे में मैंने पढ़ाया है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोने के रूप में, ये सब नोट्स में लिखा है आपका। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं दिल्ली का लौह स्तंभ, मैंने पढ़ाया था कि यह बच्चों कुतुब मीनार के निकट स्थित है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और इसका वजन 6000 किलोग्राम है। यह 2000 वर्ष पुराना होने के बाद भी अभी तक मुक्त नहीं लगा। इसकी बनावट पिटवा लोहा से हुई है। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है? यस सर, आपने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है बच्चों। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। 3 क्वेश्चन है ना, बहुत तेजी में देखिए। पहला, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बच्चों VBI प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, क्यों डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम धातु अधिक क्रियाशील होता है और जैसे ही उसको हम खुली अवस्था में छोड़ेंगे ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए उसको हम केरोसिन तेल में डुबो देते हैं। तो कहते हैं बच्चों अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर जलने लगती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए क्वेश्चन। यस गुरुजी, है पता। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में क्यों किया जाता है? ये आप देख रहे हैं एल्युमिनियम का बर्तन है, अधिक क्रियाशील है। ये बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत खराब भी हो सकता है, फिर भी हम इसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों करते हैं? तो कहते हैं एल्युमिनियम एक क्रियाशील धातु है, लेकिन यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक भी है। इसी ऊष्मीय चालकता के कारण एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में होता है। बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि हाँ गुरुजी, बहुत सुकून के साथ मैं इसका आंसर दे सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कि गर्म जल के टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। बच्चों एक टंकी बनाया जाता है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है, ठीक है, और उस टंकी में किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी बताओ, किसका प्रयोग करते हैं गुरुजी? तांबे का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका? तांबे का। ऐसा क्या रीजन है कि तांबा का प्रयोग करते हैं? तांबा में ऐसा क्या खास बात है? तो कहते हैं कि गर्म जल टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, स्टील का उपयोग नहीं। तांबा लोहे की तुलना में विद्युत का अच्छा चालक होता है। सात स्टील, माफ कीजिएगा स्टील हो गया है, 7 स्टील अथवा लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया भी करता है। गर्म जल में निकलने वाला भाप के कारण इस्पात फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कहते हैं बच्चों कि अगर हम इस्पात का प्रयोग करेंगे तो इस्पात में लोहा होता है और इस्पात जो है जैसे ही जल गर्म होगा तो फिर वो उसके साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, इसीलिए हम लोग इस्पात का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे लिखा गया है लेकिन तांबा के साथ गर्म जल की अभिक्रिया संभव नहीं है। तांबा ऊष्मा का भी अच्छा चालक है, यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबा का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों मान के चलो गर्म जल का टैंक है, आप देख सकते हैं यहाँ जो वायर है ये तांबा का वायर है। किसका है? तांबा का वायर है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे? तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। हाँ गुरुजी लिख देंगे कि तांबा जो होता है वो विद्युत का वो तो ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है और तांबा जो है गर्म होने के बाद भी जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम तांबे का उपयोग गर्म जल टैंक बनाने में करते हैं, जबकि इस्पात या लोहे का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बच्चों समाप्त हो गया। तो कैसा लगा आप सभी को बताना मुझे आज बच्चों जल्दी से। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास है हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। और ये चैप्टर हो गया बच्चों कंप्लीट। एक टॉपिक मैंने छोड़ा है, उस टॉपिक को मैं जब दीर्घ उत्तरीय पढ़ाऊंगा बच्चों तो मैं कंप्लीट करूंगा। चैप्टर समाप्त बच्चों, है ना, समाप्त। बस एक दीर्घ उत्तरीय बचा है, समाप्त हो गया। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर कवर कर दूंगा। तो मेरे बच्चों जल्दी बताओ क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव कराना चाहिए या नया चैप्टर हो? ऑब्जेक्टिव तो मैं ऑब्जेक्टिव तो आपको पहले करा ही चुका हूं। तो क्या लगता है आपको? बताओ, जिनको लगता है गुरुजी इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो एक दबाएं, जिसको लगता है सर ऑब्जेक्टिव तो आप करा ही चुके हैं।
ठीक है ना, लगभग लगभग वो है ना, वही ऑब्जेक्टिव आएंगे। कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य हो, कौन सा धातु है कमरे के तापमान पर द्रव्य हो, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, आयरन की कितनी होती है, सो है ना, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना गया, फिर धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव जो है उसी से घूम फिर के आएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव वहीं से घूम फिर के आएंगे, कोई नया ऑब्जेक्टिव पैदा नहीं होता है। एक बार एंजाइम में SiO3 का क्या होता है तो वो हम कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। इसको लगता है गुरुजी नहीं आप ऑब्जेक्टिव मत कराओ, न्यू चैप्टर करा लो, ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन हमें पता ही है, तो झूठ मूठ का पता जो चीज है उसको नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज हमारा कंप्लीट हुआ बायोलॉजी का 4 चैप्टर, ठीक है ना, बायोलॉजी का 4 चैप्टर, फिजिक्स का अगर देखें तो बच्चों 3 चैप्टर, और केमिस्ट्री का अगर हम देखें तो केमिस्ट्री का भी 3 चैप्टर। अब बच्चों थोड़ा सा स्वाद बदलना चाहिए और स्वाद बदल करके चलते हैं, बहुत लंबे समय से हमारा रुका हुआ है जिसका नाम है फिजिक्स। बच्चों फिजिक्स में कल स्टार्ट होगा जिसका नाम है विद्युत धारा। कितने बच्चे खुश हो रहे हैं जल्दी बताओ। गुरुजी कल आप फिजिक्स में शुरू कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों और देखेंगे कल प्यारे बच्चों लगने वाला है बहुत सारे बच्चों को करंट, क्या लगने वाला, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको पढ़ करके आपका मन प्यारे बच्चों खुश हो जाएगा। अच्छा ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे, है ना। यशद लेपन क्या होता है सर, वही रे यशद लेपन बोलो, जस्तीकरण बोलो, एक ही चीज है, ध्यान देना, जस्तीकरण या यशद लेपन या गैल्वेनीकरण तीनों एक ही नाम है, ठीक है ना, हो जाएगा। यस तो कल बच्चों क्या आप लोग पढ़कर आओगे बताओ। यस सर वी आर वेरी एक्साइटेड। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कल पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो सब लोग क्लास को कर दीजिए लाइक जल्दी जल्दी से, सब लोग क्लास को लाइक कीजिए जल्दी जल्दी से, बहुत तेजी में। हाँ सर, और आज बच्चों मिलते हैं 8:30 में, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए सब लोग, 8:30 में मिलेंगे बच्चों। और आज शुरू हो रहा है मैथ में न्यू चैप्टर, तो आप सभी लोग वादा कीजिए कि गुरुजी हम सभी लोग आएंगे मैथ्स पढ़ने के लिए 8:30 बजे, आज सब लोग आएंगे। अपने दोस्तों को भी बता देना बच्चों, ठीक है। आज कम से कम 2000 बच्चे लाइव अगर नहीं रहे तो देखना बहुत पीटेंगे सभी को, तो आप भी आना, अपने सारे दोस्तों को लेके आना। अभी 20 मिनट के बाद 8:30 बजे चैप्टर शुरू हो रहा है नया जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों आपने इतना समय दिया है तो 10 सेकंड और दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। और हाँ दूसरी बात है, आप सभी लोग दिशा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और बच्चों हमारा जो कोर्स है ये सारा आपको कहाँ मिलता है, ये सारा PDF बच्चों आपको पेड क्लास में मिलता है, और ये नोट्स रूप में भी बन चुका है, नोट्स मिला जिसका प्रिंट भी करवा सकते हैं। और बच्चों आप इसको प्रिंट करवा करके घर बैठे पढ़ सकते हैं ना, प्रिंट करवा करके घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो है ना सब लोग कोर्स ले लेना, 499 में कोर्स आता है, 499 में। ये नंबर है 7700879453 62 20 पर आप कॉल करके प्यारे बच्चों कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। बाय बच्चों, सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।